नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। महाराष्ट्र की राजनीति में आज अचानक सरगर्मी बढ़ गई जब विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। जब चुनाव आयोग के बाद स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका माना जा रहा है और इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य करने की याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही स्पीकर उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी नामंजूर उन्होंने कर दिया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली एकनाथ शिंदे गुट की याचिका नामंजूर की गई है और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा है कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना वैध था। भरत गोगावले वैध तरीके से चीफ विप चुने गए थे। तो अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पेश 1999 का संविधान ही मान्य है। असली पार्टी कौन है ये 1999 के संविधान से ही तय होगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना है। मैं चुनाव आयोग के फैसले से अलग नहीं जा सकता। असली शिवसेना होने का उद्धव गुट का दावा गलत है। बाला साहेब ठाकरे की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं मान सकते। शिंदे को इसलिए नहीं निकाल सकते थे कि वो ठाकरे को पसंद नहीं थे। पार्टी की बैठक में पहुंचने को बगावत नहीं मान सकते। 10वीं अनुसूची में ये अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। और इस बीच आपको बता दें, जो उद्धव और आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया है स्पीकर के फैसले के खिलाफ वो लोग कोर्ट जाएंगे। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फैसला गलत है। कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था। तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ है। सुनील, उद्धव ठाकरे को सुना है, कोर्ट तो जाएंगे ही, क्या हो रहा है वहां पे इस समय, क्या जब स्पीकर के फैसले के बाद? देखिए, स्वाभाविक तौर पर उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार थे क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा था इस बात का कि फैसला उनके पक्ष में नहीं जाएगा बल्कि खिलाफ ही जाएगा। क्योंकि इसीलिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रक्रिया व्यक्ति के साफ तौर से कहा कि राहुल नार्वेकर को दिखाया ही इसके लिए गया था और ये मिली भगत थी जो जिसका भी हमने कल भी जिक्र किया था। और कल हमने आरोप नहीं लगाया था बल्कि हमने बताया था कि ये इस तरह की बातें हो रही है, आरोपी और जज जो है वो मिल रहे हैं तो फैसला उनके खिलाफ ही जाएगा। उन्होंने ये भी बड़ा सवाल उठाया कि फैसला देना था पात्र अपात्र पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेमवर्क बनाया था उस पर देना था, लेकिन शायद वो बात राहुल नार्वेकर को समझ में नहीं आई विधानसभा अध्यक्ष को और उन्होंने कुछ और ही फैसला दिया। तो एक तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया था उसका भी एक तरह से उल्लंघन किया गया है, अवमानना की गई है। उन्होंने ये कहा कि हम अदालत में जाना चाहेंगे और इस बात की जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बहुत कानून का जानकार नहीं हूँ कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना का मामला बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि फैसला देने वाले
जो है विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये लड़ाई हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, यानी सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे और जमीन पर भी, जैसा कि हम पहले से लड़ते आ रहे हैं जनता के बीच में जाकर, हम जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे और जनता खुद इसका जवाब देगी, ऐसा साफ तौर पर उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा संविधान जो बता रहे हैं कि विषय दिया नहीं गया था, उसके गलत पाया 2018 का, उससे मान्य नहीं किया। जी सुनील जी, तो बिल्कुल उद्धव ठाकरे गुट आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस मामले में। आइए आगे बढ़ते। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि हमने सम्मान के साथ न्योता स्वीकार किया है, यानी सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और ये बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। और प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत, दिल्ली में जो केंद्रीय आला कमान है ये लोग नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नेतागण हैं कांग्रेस के, उन्होंने ऐलान किया हुआ है वो जाएंगे। क्या हो रहा है कांग्रेस में राम मंदिर में जाने को लेकर? जी देखिए, कांग्रेस की उलझन है इस मुद्दे पर, बिल्कुल ये साफ है। और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वही स्थिति है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को ये लगता है कि जो पूरा राम मंदिर उद्घाटन समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, वो उससे बीजेपी को चुनावी फायदा होने वाला है, ऐसा कांग्रेस के कई नेता मानते हैं। और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उसमें अगर वो जाते हैं तो बीजेपी का ही फायदा करेंगे। उनके लिए मुश्किल ये थी कि वो जाते हैं तब पर भी मुश्किल है, नहीं जाते हैं तब पर भी मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो कम से कम उनका जो वोट बैंक है उसको संभवतः वो संभाल कर रख पाएंगे और उसको संदेश देने में ये कामयाब रहेंगे कि अभी भी उनकी पार्टी कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हालांकि उसका चुनावी नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल देखने में साफ आ रही है। अब से कुछ देर पहले अर्जुन मोढवाडिया हैं जो गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस जो फैसला हुआ है कांग्रेस का उसके खिलाफ अपनी आवाज़ दी है। इसका मतलब वो इस फैसले के विरोध में है। तो साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर आप देखेंगे धीरे धीरे इस तरह की आवाज़ें आएंगी। तो कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति थी। कांग्रेस ने अभी ये रास्ता चुना है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए प्रशांत। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर तनातनी जारी है। ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई गुरुवार यानी कल है। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के सवाल को सुर्खियों में ला दिया है। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी, वहीं कोलकाता में ईडी निदेशक ने राज्य के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर इस बात पर चर्चा की कि आगे से उनकी टीम पर इस तरह के हमले न हों। जानकारी के मुताबिक ईडी के कार्यवाहिक निदेशक राहुल नवीन ने गवर्नर से मुलाकात से पहले एनआईए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में इस पर चर्चा हुई कि बाकी चल रहे मामलों में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो। ईडी सिर्फ बंगाल में करीब 12 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामलों में जांच कर रही है। इस बीच ईडी के खिलाफ हुए हमले को लेकर जांच एजेंसी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस हादसा का शुरुआत हुआ था जनवरी के 5 तारीख को, जब ईडी के एक अधिकारियों का टीम गए थे संदेशखाली, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में। वहाँ पे उन्होंने एक टीएमसी नेता के घर पे एक रेड करने गए थे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पहुँचे सुबह सुबह, तब वहाँ उनको एक मॉब ने घेर लिया और कुछ ईडी ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ, उनको गाड़ी भी तोड़ा गया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल इस मामले को लेकर ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। उस पीआईएल की सुनवाई थर्सडे को है और अब ईडी ने खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के पास कहे है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। उन्हें ये मीडिया से पता चला है, उनको ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है। इधर ईडी का जो बयान गृह मंत्रालय पहुंचा है, उसके मुताबिक हमलावर लाठी, पत्थर और ईंट से लैस थे। इस घटना में ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल ईडी अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट आदि भी छीन लिए। इसके साथ ही ईडी के कुछ वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
वैसे हमले के 6 दिन बाद भी मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसमें देश से उसके बाहर निकलने पर रोक लगाने के लिए सभी भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों को अलर्ट किया गया है। उधर इस मामले में राजनीतिक घमासान भी जारी है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से वहां पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था या फिर वहां पर हुए किसी टीम पर हमले को लेकर उनसे रिपोर्ट तलब की हो। बहरहाल चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की तनातनी आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी। कोलकाता से अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहे इस समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगले 25 साल के लक्ष्य का काम कर रहा है भारत। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। वाइब्रेंट गुजरात ने 20 साल में निवेश के नए गेटवे बनाए हैं और इस समिट की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले कुछ सालों में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा। और वाइब्रेंट गुजरात, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज गुजरात के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। गुजरात में अगले 5 साल में अडानी ग्रुप 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा, जो विकसित गुजरात को तैयार करने में मददगार होगा। इसके तहत अडानी ग्रुप कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी तैयार करेगा। Massive scale, meticulous. At the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space.